अगर आप कहानियों की दुनिया में खो जाना चाहते हैं तो आप बिल्कुल सही जगह पर आए हैं। स्वागत है आपका स्टोरी वोकल में, जहां हर आवाज एक कहानी कहती है। यहां आपको मिलेंगी रहस्यमयी रोमांचक कहानियां, जोश से भरी थ्रिलर सीरीज और ऐसे किरदार जो धीरे धीरे आपकी यादों में बस जाएंगे। और हाँ, हमारी आने वाली कहानियां और सीरीज आपको एक नई दुनिया में ले जाएंगी। तो इस जादुई सफ़र का हिस्सा बनने के लिए अभी चैनल को सब्सक्राइब करें। तो दोस्तों, आज की हमारी नई कहानी एक लव स्टोरी है, जिसमें दो अनजान दिल कब एक दूसरे के करीब आ जाते हैं इसका एहसास भी नहीं होता। इस कहानी का नाम है बिलियनर पतिदेव। तो चलिए अब इस कहानी को शुरू करते हैं। तुमसे मिलना और तुम्हारे साथ होना मेरी जिंदगी का सबसे कम पछतावे वाला फैसला है। रोहिणी जितनी ज्यादा घबराई हुई दिख रही थी, रोहिणी को अंदर से उतना ही सुकून मिल रहा था। उसे लग रहा था कि रोहिणी को उसकी सख्त जरूरत है और वो उसके बिना रह ही नहीं सकती, और वो सच में ऐसा ही सोचता था। रोहिणी बहुत कमजोर थी और उसे एक ऐसे आदमी की जरूरत थी जिस पर वो भरोसा कर सके। अगर कोई उसका ख्याल न रखे तो उसकी जिंदगी पूरी तरह बिखर सकती थी। लेकिन अनन्या अलग थी। वो दिखने में भले ही नाजुक और सॉफ्ट लगे, दूसरों में उसे बचाने की भावना जगा दे, लेकिन असल में वो बेहद आत्मनिर्भर लड़की थी। उसके बिना भी वो अपनी जिंदगी अच्छे से जी सकती थी। लेकिन अगर रोहिणी उसके बिना होती, सच में? रोहिणी ने आंसू भरी आंखों से ऊपर देखा और सिसकते हुए कहा, तो क्या तुम मुझसे एक वादा कर सकते हो? हाँ, क्या? रोहिणी ने प्यार से पूछा। उसके उदास चेहरे को देखकर उसका दिल भर आया। जो भी होगा, मैं वादा करता हूँ। जब मेरी बहन अब भी तुमसे चिपकी हुई है, तो क्या तुम कोशिश कर सकते हो कि आगे से उससे ना मिलो? आयुष, अब तुम मेरे बॉयफ्रेंड हो और मैं नहीं चाहती कि तुम किसी और औरत से मिलो। उसने होंठ फुलाते हुए जलन भरे लहजे में जोड़ा। चाहे वो औरत मेरी बहन ही क्यों ना हो, मुझे फिर भी जलन होगी। आयुष को उसकी इस बात पर पहले थोड़ी नाराजगी हुई, लेकिन जब उसने नीचे देखा और उसकी प्यारी सी जलन भरी शक्ल देखी, तो दिल की सारी नाराजगी पल भर में गायब हो गई। ये सब इसीलिए था क्योंकि वो उसे बहुत ज़्यादा चाहती थी। अगर वो उससे इतना प्यार न करती तो इतनी पजेसिव नहीं होती। ये सोचकर आयुष के दिल में उसके लिए और भी मोह बढ़ गया और उसने बिना किसी हिचक के सिर हिला दिया। ठीक है, मैं वादा करता हूँ। रोहिणी की आंखों में संतोष की हल्की सी चमक दौड़ गई। तो अब मैं नहीं जाऊंगा, आयुष ने उसके सिर पर हाथ फेरते हुए नरमी से कहा। बस छोटी सी बात है, मुझे बीच में पड़ने की जरूरत नहीं। चलो तुम्हारे साथ एक्सेसरीज चुनना जारी रखते हैं। आयुष, तुम मेरे लिए बहुत अच्छे हो। रोहिणी खुशी से भरकर उचकी और उसके होंठों पर हल्का सा किस कर दिया। हाँ अनन्या, तो क्या हुआ अगर तुम्हारे और आयुष के बीच इतने सालों के जज्बात हैं? उसके दिल में सबसे अहम मैं हूं। उधर शौर्य ने अनन्या को कॉलेज छोड़ा। उसने उसे कॉलेज गेट के अंदर जाते हुए देखा। फिर अंकल गुलशन से कहा कि गाड़ी वापस कंपनी ले चले। कंपनी पहुंचते ही उसने रोनित को बुलवाया। प्रेसिडेंट शौर्य। रोनित ऑफिस में दाखिल हुआ और सम्मान से बोला। शौर्य फाइल में डूबा हुआ था। कल भारती कॉरपोरेशन जाओ और एक्विजिशन की बात आगे बढ़ाओ। रोनित चौंक गया। एक्विजिशन? प्रेसिडेंट शौर्य, क्या आप भारती कॉरपोरेशन को खरीदने वाले हैं? ये तो बिल्कुल अचानक था। उसने पहले कभी ऐसा इशारा नहीं दिया था। हाँ, शौर्य ने फाइल पलटते हुए कहा। और हाँ, बाद में स्टार इंडिया फिल्म एंड आर्ट्स कॉलेज के डीन को कॉल करना। उससे कहना कि 2 फीमेल स्टूडेंट्स को अनएथिकल बिहेवियर के कारण कॉलेज से निकाल दिया जाए। रोनित बोल ही नहीं पाया। तो प्रेसिडेंट शौर्य ब्रेक से लौटते ही एक कंपनी खरीदने और स्टूडेंट्स को निकालने का फैसला कर चुके थे। आखिर हुआ क्या था? वैसे कॉलेज का मामला मुश्किल नहीं था। धाकड़ इंडस्ट्रीज के पास स्टार इंडिया फिल्म एंड आर्ट्स कॉलेज के बड़े शेयर थे। यानी साफ शब्दों में धाकड़ इंडस्ट्रीज ही कॉलेज का बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स था। किसी प्रॉब्लमेटिक स्टूडेंट को निकाल देना तो बच्चों का खेल था। वह चाहे तो डीन तक बदल सकता था, लेकिन भारती कॉरपोरेशन की तरफ मामला थोड़ा अलग था। रोनित ने थोड़ी देर सोचा और ईमानदारी से कहा, प्रेसिडेंट शौर्य, भारती कॉरपोरेशन एक जानी
मानी मीडियम साइज कंपनी है, उनका स्केल अच्छा है और मैनेजमेंट में भी कोई खास दिक्कत नहीं है। ऐसे में भारतीय कॉरपोरेशन एक्विजिशन के लिए शायद ही राजी हो। शौर्य ने ठंडी नज़र से ऊपर देखा और रोनित तुरंत चुप हो गया। तुम्हारे कहने का मतलब ये है कि मो फर्म किसी कंपनी को खरीदे या नहीं, ये उस कंपनी की मर्जी पर डिपेंड करता है। ये सुनते ही रोनित घबरा गया। प्रेसिडेंट शौर्य, मेरा वो मतलब नहीं था। शौर्य ने आंखें संकरी की और टेबल पर जोर से हाथ मारा। अगर वो राजी नहीं होते तो हम उनके स्टॉक्स शॉर्ट सेल करेंगे और उन्हें दिवालिया बना देंगे। उसके बाद वही हमारे पास भीख मांगते हुए आएंगे कि हम उन्हें एक्वायर कर लें। रोनित पूरी तरह हक्का बक्का रह गया। स्टॉक्स शॉर्ट सेल करना, इसमें तो बहुत बड़ा पैसा लगेगा। हालांकि मूव फर्म ये अफोर्ड कर सकती थी, लेकिन एक्विजिशन का मकसद तो प्रॉफिट कमाना होता है। प्रेसिडेंट शौर्य की मौजूदा सोच देखकर साफ था कि उन्हें पैसे की बिल्कुल चिंता नहीं थी। ऐसा लग रहा था जैसे वो जानबूझकर इस डील में घाटा करना चाहते हों। इतने सालों में रोनित ने कभी नहीं देखा था कि प्रेसिडेंट शौर्य ने कोई ऐसा सौदा किया हो जिसमें नुकसान हो। ये पहली बार था। रोनित को अब लगने लगा था कि प्रेसिडेंट शौर्य का ये अजीब बर्ताव उनकी मैडम से जुड़ा हुआ है। क्या ये भी उसी का हिस्सा था? जी, प्रेसिडेंट शौर्य। रोनित के मन में ढेरों सवाल थे, लेकिन उसका काम सवाल करना नहीं, बस बॉस के ऑर्डर फॉलो करना था। अगर प्रेसिडेंट शौर्य चाहते थे कि भारतीय कॉरपोरेशन बर्बाद हो जाए तो वही होगा, बाकी कुछ मायने नहीं रखता था। अगले दिन अनन्या को पता चला कि रश्मि और रुच को कॉलेज से एक्सपेल कर दिया गया है। पूरे कॉलेज में ये खबर फैल चुकी थी। उसी समय सारे बड़े फाइनेंस मीडिया चैनल्स रातों रात भारतीय कॉरपोरेशन के दिवालिया होने की खबर दिखा रहे थे। उनके स्टॉक्स एक ही रात में बुरी तरह गिर गए थे और हालात संभालने का कोई चांस ही नहीं बचा था। मुंबई शहर की एक जानी मानी कंपनी थी। 20 सालों में उन्होंने कभी कोई फाइनेंशियल क्राइसिस नहीं देखा था, और फिर भी एक ही दिन में दिवालिया हो जाना, पब्लिक पूरी तरह शॉक में थी। लोग तरह तरह के कयास लगाने लगे। कुछ का कहना था कि कंपनी में अंदरूनी समस्याएं थीं जो अब सामने आ गईं, और कुछ का मानना था कि भारतीय कॉरपोरेशन के बॉस ने किसी बहुत बड़े और ताकतवर आदमी को नाराज कर दिया था और ये उसी का बदला था। अगर दूसरी बात सच थी तो वो दुश्मन कितना अमीर और पावरफुल होगा, ये सोचकर ही लोग सिहर रहे थे। अनन्या को भी ये खबर जल्दी ही मिल गई। उसने शौर्य को मैसेज किया, भारतीय कॉरपोरेशन का दिवालिया होना, क्या ये आपने किया है? शौर्य ने तुरंत रिप्लाई किया, हम। जवाब देखते ही अनन्या 2 सेकंड के लिए सन्न रह गई। उसने फिर पूछा, क्या ये मेरी वजह से है? शौर्य ने रिप्लाई किया, हम। अनन्या कुछ बोल ही नहीं पाई। उसे बिजनेस और फाइनेंस की ज़्यादा समझ नहीं थी, लेकिन इतना तो जानती थी कि किसी मीडियम साइज कंपनी को एक रात में बर्बाद करना आसान नहीं होता। उसे उम्मीद नहीं थी कि शौर्य इतना बड़ा कदम उठाएंगे। उसके साथ तो कुछ गलत हुआ भी नहीं था, उल्टा विपिन और उसके लोगों ने ही कीमत चुकाई थी। उसे लगा था कि पिटाई ही उनके लिए काफ़ी सबक और सज़ा है, लेकिन किसे पता था कि शौर्य सीधे भारतीय फैमिली का बिजनेस ही खत्म कर देंगे। क्या ये कुछ ज़्यादा ही डोमिनेटिंग नहीं था? थोड़ी देर बाद शौर्य का एक और मैसेज आया, क्या तुम्हारी क्लास नहीं चल रही? अनन्या होश में आई और रिप्लाई किया, हम। मॉर्निंग क्लासेस खत्म हो गई हैं, दोपहर में 2 और हैं। शौर्य ने कहा, नीचे आओ। अनन्या कंफ्यूज हो गई, नीचे आओ मतलब? जैसे ही उसने मैसेज भेजा, शौर्य का कॉल आ गया। फ़ोन से उसकी गहरी और आकर्षक आवाज़ आई, मैं नीचे हूँ, आ जाओ। अनन्या हिल सी गई। वो पूरी तरह शॉक में थी। शौर्य फिर से उसके कॉलेज आ गए थे, और वो भी गर्ल्स हॉस्टल के बाहर। अनन्या कमरे से बाहर निकली तो उसने देखा कि कॉरिडोर में कई लड़कियां नीचे झोंकते हुए एक्साइटमेंट में खड़ी थीं। वाओ, नीचे कितना हैंडसम आदमी खड़ा है। अरे, ये वही तो है जो कल अनन्या को अपने साथ ले गया था, फिर से आ गया। अनन्या कितनी लकी है, आयुष से ब्रेकअप होते ही इतना अमीर और हैंडसम बॉयफ्रेंड मिल गया। ज़रूरी नहीं कि वो उसका बॉयफ्रेंड हो, शायद वो बस उसकी औरत हो।
इतना हैंडसम आदमी किसी औरत पर पैसा क्यों खर्च करेगा? और अगर है भी तो क्या तुम उसकी जगह नहीं होना चाहोगी? मैं तो ज़रूर चाहूँगी। इतना पैसा कौन नहीं चाहेगा? अनन्या ने भी नीचे देखा और तुरंत पेड़ के नीचे खड़े उस आदमी को देख लिया। धूप पत्तों के बीच से छनकर उसके चेहरे पर पड़ रही थी। उसकी शार्प फीचर्स पर सुनहरी चमक आ रही थी। फिटिंग सूट में वो और भी परफेक्ट लग रहा था। टेलर्ड पैंट उसकी लंबी टांगों को और उभार रही थी और उसका कूल ऑरा उसे और भी अट्रैक्टिव बना रहा था। आसपास की लड़कियां उसे देखकर ही ब्लश कर रही थीं। कुछ ने उससे फ्लर्ट करने की कोशिश भी की, लेकिन उसकी ठंडी नज़र पड़ते ही सब पीछे हट गईं। जैसे उसके आसपास डू नॉट अप्रोच वाली वाइब हो। अनन्या जानती थी कि शौर्य को सच में एंटी वुमन डिसऑर्डर था। उसके अलावा किसी और औरत से वो दूरी बनाए रखता था और बेहद ठंडा रहता था, खासकर जब लड़कियां खुद आगे बढ़कर उसके करीब आने की कोशिश करती थीं तो उसे और भी चिढ़ होती थी। जैसे ही उसे अनन्या की नज़र का एहसास हुआ, शौर्य ने अचानक ऊपर देखा और सीधा उसकी तरफ देखा। नजरें मिलते ही उसकी आंखों की ठंडक गायब हो गई और उसकी जगह हल्की सी गर्माहट और नरमी आ गई। उस पल अनन्या को अपना दिल जोर से धड़कता महसूस हुआ। अनन्या जल्दी से नीचे पहुंची और जैसे ही वो उसके सामने आई, शौर्य ने बाहें खोलकर उसे कसकर गले लगा लिया। उसने उसे इतनी मजबूती से पकड़ा जैसे उसे अपने अंदर समा लेना चाहता हो। उसकी खुशबू को गहरी सांस में भरते हुए उसने पूछा, अनन्या, क्या तुमने मुझे मिस किया? उसकी बाहों में रहते हुए अनन्या को उसके शरीर की सख्ती और ठंडक साफ महसूस हो रही थी, लेकिन जल्दी ही उसका शरीर रिलैक्स हो गया और उसकी पकड़ गर्मजोशी भरी हो गई। शौर्य की आवाज़ थोड़ी भारी और भर्राई हुई थी, अनन्या, क्या तुमने मुझे मिस किया? शौर्य, गर्ल्स हॉस्टल और आसपास खड़े लोगों का ख्याल आते ही अनन्या का चेहरा लाल हो गया। मुझे छोड़ दो ना, प्लीज़। इतने लोग हमें देख रहे हैं। यह कहते हुए उसने खुद को छुड़ाने की कोशिश की। उसे उसके करीब होने से कोई दिक्कत नहीं थी, लेकिन इतने लोगों की निगाहें उस पर थीं, यही बात उसे असहज कर रही थी। बेबी, हिलो मत। शौर्य ने उसे और कसकर पकड़ लिया और अपना सिर उसकी ठुड्डी पर टिका दिया। मैं बहुत थक गया हूँ, बस थोड़ी देर मुझे ऐसे ही रहने दो, सिर्फ 1 मिनट। उसकी आवाज़ में छुपी थकान सुनकर अनन्या कुछ पल हिचकिचाई, फिर मान गई। आसपास खड़े लोग हैरानी से ये सब देख रहे थे। कुछ ही देर पहले जो आदमी हर लड़की के लिए इतना ठंडा था, वही अब अपनी बाहों में खड़ी लड़की के लिए इतना नरम और गर्मजोशी भरा था। बहुत सी लड़कियां जलन और चाहत से ये नज़ारा देख रही थीं। काश वो अनन्या की जगह होती और ऐसे हैंडसम आदमी की बाहों में होती। 1 मिनट बाद शौर्य ने उसे ऐसे छोड़ा जैसे शिकार के बाद संतुष्ट हुआ शेर हो। उसके चेहरे से थकान थोड़ी कम हो चुकी थी, जैसे उस 1 मिनट ने उसे काफ़ी राहत दे दी हो। जब उसने दोबारा बात की तो उसकी आवाज़ पहले से कम थकी हुई थी। लंच किया? अनन्या ने सिर हिलाया। नहीं, अभी नहीं। वो बस लंच करने ही वाली थी कि वह आ गया। तब तुम यहाँ क्या कर रहे हो? अनन्या अब भी थोड़ी कंफ्यूज थी। 2 दिन लगातार वह कॉलेज टाइम में उससे मिलने आ गया था। क्या उसके पास काम में इतना फ्री टाइम था? उसे पता था कि वह बड़ा बॉस है और उसका वर्किंग टाइम 9 to 5 जैसे फिक्स नहीं है, लेकिन फिर भी उसे लगता था कि वह बेहद डिसिप्लिन्ड और ऑर्गेनाइज्ड इंसान है। काम हो या जिंदगी का कोई और हिस्सा, वह हर चीज़ पहले से प्लान करके रखता था और उसी पर चलता था। दिन के बीच में पर्सनल वजह से ऑफिस से निकल आना उसकी आदत नहीं लगती थी। शौर्य ने उसे गहराई से देखा और फिर कहा, मैं तुम्हें देखना चाहता था, इसलिए आ गया। आह! अनन्या का दिल जोर से धड़क उठा। मैं तुम्हें देखना चाहता था, इसलिए आ गया। इसका मतलब साफ था कि वह उसे मिस कर रहा था। वह उस हैंडसम चेहरे को देखती रही और भी ज़्यादा घबरा गई। वह थोड़ा रुका, फिर बोला, तुम कल रात मेरे साथ नहीं थी, मुझे नींद नहीं आई। अनन्या चुप हो गई। उसे नहीं पता था कि उसे नींद की समस्या है। वह समझ रही थी कि शायद वह मजाक कर रहा है, लेकिन उसके गाल जलने लगे और दिल की धड़कन तेज हो गई। जबकि सच्चाई ये थी कि शौर्य को वाकई अच्छी नींद नहीं आई थी।
वह रात में कई बार जागा था और सोते समय भी उसे बुरे सपने आए थे। वही डरावना सपना जो पिछले 20 सालों से उसका पीछा कर रहा था, जैसे कोई दानव जो बेहोशी में आते ही उस पर टूट पड़ता हो। सिर्फ उसी के पास होने पर ही वह सुकून से सांस ले पाता था। अनन्या ने लाल होते चेहरे के साथ ऊपर देखा और उसकी आंखें हल्की सी लाल नजर आईं। साफ था कि उसने सच में बिल्कुल ठीक से आराम नहीं किया था। अनन्या ने भौहें सिकोड़ लीं। तो फिर आज आप घर पर ही क्यों नहीं रुक जाते और आराम करते? आप बॉस हैं, रोज ऑफिस जाना जरूरी थोड़ी है। शौर्य के होंठों पर हल्की सी मुस्कान आ गई। उसने उसके सिर पर हाथ फेरते हुए कहा, तुम्हारा दिल मेरे लिए दुख रहा है। अनन्या कुछ बोल नहीं पाई। जरूरत नहीं है, वैसे भी मुझे घर पर नींद नहीं आती, तो बेहतर है काम पर ही चला जाऊं। आपको नींद नहीं आ रही? उसने सिर हिलाया। नहीं, चाहे वह कितना भी कम सोए, दिन में उसे नींद नहीं आती थी। बस थोड़ी एनर्जी और सतर्कता कम हो जाती थी। अनन्या हैरान रह गई। नींद पूरी न होने पर भी आपको थकान महसूस नहीं होती? जब भी उसके साथ ऐसा होता था, अगले दिन उसकी हालत खराब हो जाती थी। क्या कोई ऐसा भी हो सकता है? शौर्य ने सिर हिलाया। थोड़ा थक जाता हूँ, लेकिन नींद नहीं आती। हकीकत ये थी कि हर रात उसे जो भयानक नींद मिलती थी, वो भी 4 घंटे से ज़्यादा नहीं होती थी, और वो भी सिर्फ स्लीपिंग पिल्स की वजह से। क्या हर बार नींद न आने पर ऐसा ही होता है? बहुत बुरा लगता होगा ना? शौर्य कुछ सेकंड चुप रहा, जैसे किसी पुरानी याद में डूब गया हो। फिर हल्की सी सांस लेते हुए बोला, बहुत बुरा? तो क्या ये अक्सर होता है? बहुत ज़्यादा। अनन्या को उसके लिए बुरा लगने लगा। उसे तो कभी कभार नींद न आने पर ही बहुत तकलीफ होती थी, और ठीक होने में कई दिन लग जाते थे। फिर उसके लिए तो ये और भी भयानक होगा। उसे लगा कि दुनिया की सबसे बुरी चीज़ है चैन की नींद ना मिलना। वह हमेशा सोचती थी कि भगवान ने उसे हर चीज़ का बेस्ट दिया है, लेकिन कौन जानता था। शौर्य ने नीचे देखा और पाया कि सामने खड़ी लड़की उसे ऐसे देख रही थी जैसे उसका दिल उसके लिए भर आया हो। उसके दिल का कोई कोना अचानक नरम पड़ गया। उसने हाथ बढ़ाकर उसके सिर पर हल्के से सहलाया। आगे चलकर सब ठीक हो जाएगा। शायद भगवान को मुझ पर तरस आ गया, इसलिए उसने तुम्हें मेरी जिंदगी में भेज दिया। अनन्या कंफ्यूज होकर पलकें झपकाने लगी। उसकी नींद का उससे क्या लेना देना था? वह न तो डॉक्टर थी और न ही इस बारे में कोई एक्सपर्ट। उसकी आंखों में उलझन देखकर भी शौर्य ने आगे कुछ नहीं समझाया। उसने उसका हाथ अपने हाथ में लिया और उंगलियां आपस में फांसा लीं। अब दोपहर हो चुकी है, चलो लंच करते हैं। आज शौर्य खुद गाड़ी चलाकर आया था। कार पार्क में उसकी लैम्बोर्गिनी बेहद अलग और ध्यान खींचने वाली लग रही थी। कार में बैठते ही अनन्या ने पूछा, अंकल गुलशन कहाँ हैं? शौर्य ने उसकी तरफ देखकर मुस्कुराया। मैंने उनसे कहा कि आज मुझे अपनी पत्नी के साथ थोड़ा अकेला वक्त चाहिए, और कुछ बातें ऐसी हैं जो उनके सामने ठीक नहीं होंगी, इसलिए वो आज नहीं आए। अनन्या को जोर से खांसी आ गई। उसका चेहरा लाल हो गया। उसे ये सवाल पूछना ही नहीं चाहिए था। उसका लाल चेहरा देखकर शौर्य मुस्कुराया और बोला, मुझे लगा तुम भी यही सोच रही थी। पहले जब भी मैं तुम्हारे पास आता था, तुम शर्म से लाल हो जाती थी। अब जब सिर्फ हम दोनों हैं, तो क्या मैं तुम्हें जितना चाहूं गले लगा सकता हूं और किस कर सकता हूं? ये कहते हुए वह उसकी ओर झुक गया। उसका हैंडसम चेहरा धीरे धीरे उसके और करीब आता चला गया। उसकी गर्म सांसें उसके चेहरे से टकरा रही थीं, और जैसे जैसे उसके होंठ पास आ रहे थे, अनन्या को साफ महसूस हो रहा था कि वह उसे किस करने वाला है। उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा और घबराहट में उसने फौरन आंखें बंद कर लीं। इंतज़ार करते हुए 1 सेकंड बीता, फिर दूसरा, लेकिन उस आदमी के गर्म होंठ उसके होंठों पर नहीं आए। अनन्या ने उलझन में आंखें खोली तो देखा कि शौर्य तो उसकी सीट बेल्ट बांध रहा था। वह पूरी तरह कंफ्यूज हो गई। क्या ये सब बस उसकी अपनी गलतफहमी थी? उसे लगा था कि वह उसे किस करना चाहता है, लेकिन असल में तो वह सिर्फ सीट बेल्ट लगा रहा था। शर्म के मारे अनन्या चाहती थी कि जमीन में गड़ जाए, ये सोचकर कि उसे सच में उस पल को लेकर थोड़ी सी एक्साइटमेंट भी हो गई थी।
कितनी भयानक एम्बैरसमेंट थी ये। जब वे लंच की जगह पहुंचे तब भी अनन्या का चेहरा तप रहा था और वह उसकी आंखों में देखने की हिम्मत तक नहीं कर पा रही थी। शौर्य उसे एक बेहद हाई एंड रेस्टोरेंट में ले गया जहां खुद बॉस सामने आकर उसका स्वागत करता है और उन्हें वीआईपी रूम तक ले जाता है। जगह की सजावट काफ़ी विंटेज थी। शौर्य ने मेन्यू तक नहीं देखा, बस उसे अनन्या को थमाते हुए बोला कि जो अच्छा लगे ऑर्डर कर लो। अनन्या ने जैसे ही पहला पेज खोला, कीमतें देखकर उसे झटका लगा। क्या ये सच था? केकड़े के अंडे और टोफू की एक डिश 10,000 से भी ज़्यादा की थी और उसे सस्ता आइटम माना जा रहा था। बाकी सी फूड और डेलिकेसी तो 10-15 हज़ार से भी ऊपर थीं। उसे लगा ये रेस्टोरेंट पहले वाले घूमने वाले रेस्टोरेंट से भी कहीं ज़्यादा महंगा है। काफ़ी देर मेन्यू पलटने के बाद उसने सबसे सस्ती डिश चुनी, लहसुन वाली फ्राइड पत्ता गोभी, लेकिन वो भी कुछ 4,000 की थी। उसने मेन्यू उसे देते हुए कहा कि बस हो गया, अब आप बाकी चुन लीजिए। शौर्य ने मेन्यू देखा और वेटर से पूछा कि कितनी डिश ऑर्डर हुई हैं। वेटर ने विनम्रता से कहा कि सिर्फ एक डिश। शौर्य चौंक गया कि कौन सी डिश? वेटर बोला लहसुन वाली फ्राइड पत्ता गोभी। शौर्य कुछ बोल ही नहीं पाया। उसने भौहें हिलाते हुए अनन्या को देखा और बोला कि तुमने सिर्फ पत्ता गोभी ही ऑर्डर की है। अगर किसी को पता चलता तो वह मजाक बन जाता। अनन्या मासूमियत से बोली कि हाँ, क्या हुआ, आपको पत्ता गोभी पसंद नहीं है? शौर्य ने बात टालते हुए कहा कि रहने दो, मैं ऑर्डर कर लेता हूँ। ये उसकी ज़िंदगी में पहली बार था जब कोई औरत उसके लिए पैसे बचाने की कोशिश कर रही थी और वह बुरी तरह कंफ्यूज हो गया। क्या इस लड़की को पता भी है कि उसका पति कितना अमीर है? उसने बेबसी में सांस ली और कुछ सबसे महंगी डिश पर टिक लगा दी और ख़ास तौर पर अनन्या के लिए आइसक्रीम भी मंगवाई क्योंकि पिछली बार उसे आइसक्रीम पसंद आई थी। वेटर के जाने के बाद शौर्य ने उसे बाहों में खींच लिया, उसका गाल हल्के से दबाया और होठों पर एक छोटी सी किस दी, ये कहते हुए कि मैंने पहले ही कहा था कि मेरे लिए पैसे बचाने की ज़रूरत नहीं है। मैं इतना गरीब नहीं हूं कि तुम सिर्फ पत्ता गोभी खाओ। बेबी, तुम्हारा पति बहुत अमीर है। इस ज़िंदगी में जितना खर्च कर सकता हूँ उससे ज़्यादा पैसा है। मुझे नहीं चाहिए कि तुम मेरे लिए पैसे बचाओ, बल्कि मैं चाहता हूँ कि तुम बेफिक्र होकर खर्च करने वाली औरत बनो। और अगर नहीं आता तो मैं किसी को सिखाने के लिए भी रख सकता हूँ। अनन्या चुप रह गई। कोई आदमी किसी को पैसे उड़ाना सिखाने के लिए कहे, ये कैसी डिमांड थी? शौर्य ने कहा कि आदमी जो पैसा कमाता है वो उसकी पत्नी के खर्च करने के लिए होता है। अगर तुम मेरा पैसा नहीं खर्च करोगी तो मुझे लगेगा कि मैंने कुछ हासिल ही नहीं किया। अनन्या के पास कहने को कुछ नहीं था। उसने आगे कहा कि अगर तुम मेरा पैसा नहीं खर्च करोगी तो मुझे लगेगा कि तुमने मुझे अपना पति पूरी तरह स्वीकार नहीं किया है। तभी अनन्या ने महसूस किया कि उसके हाथ में एक ब्लैक कार्ड थमा दिया गया है। शौर्य ने उसे हल्के से किस करते हुए कहा कि इस कार्ड की लिमिट महीने की 100 करोड़ है। ये तुम्हारा अलाउंस है, जो चाहिए खरीदो। मेरे लिए पैसे बचाने की ज़रूरत नहीं है। कम पड़े तो बताना और मुझे मना करके गुस्सा मत दिलाना। महीने के 100 करोड़ का अलाउंस सुनकर अनन्या को समझ ही नहीं आया कि क्या सोचे। उसका पति सच में बहुत ज़्यादा अमीर था। वह कार्ड को घुमाते हुए बोली कि क्या आप सबको इतना अलाउंस देते हैं? उसने कहा बिल्कुल नहीं, तुम खर्च करने में बहुत खराब हो, इसलिए अभी थोड़ा कम दिया है। अनन्या फिर चुप हो गई। उसे लगा प्रेसिडेंट शौर्य पूरी तरह पागल है। खाना आ गया और टेबल पर रखी। महंगी डिश देखकर उसे लगा जैसे वो खाना नहीं बल्कि पैसा खा रही है। वो एक भी चीज़ बर्बाद नहीं कर पाई और सब खत्म कर दिया। इतना खा लेने के बाद वो हिल भी नहीं पा रही थी। शौर्य ने उसे गले लगाते हुए मुस्कुराकर पूछा कि भर गई? उसने पेट छूते हुए कहा कि बहुत ज़्यादा। उसे यकीन ही नहीं हो रहा था कि वह इतना खा सकती है। उसने अकेले इस एक मील में उतना खा लिया जितना वह पूरे दिन में खाती थी। शौर्य ने कहा कि जब मैंने तुम्हें इतना अच्छे से खिला दिया है तो क्या अब मेरी एक रिक्वेस्ट मानोगी? वह चौंकी कि कैसी रिक्वेस्ट? उसके चेहरे पर लालिमा आ गई कि शायद वह किस मांगेगा, लेकिन शौर्य उसे उठाकर सोफे पर ले गया और उसकी गर्दन के पास सिर रखकर बुदबुदाया कि मेरे साथ सो जाओ। यह सुनकर अनन्या और भी लाल हो गई। उसने शर्माते हुए कहा कि शौर्य उठिए, मुझे यहाँ आपके साथ सोना नहीं है।
ये बहुत अजीब था। पब्लिक जगह पर वह क्या सोच रहा था? उसे गुस्सा और बेइज्जती दोनों महसूस हुई। शादी के बावजूद यह जगह सही नहीं थी। अगर कोई दरवाज़ा खोल देता तो। तभी शौर्य नींद में बोलते हुए बोला कि अगर यहाँ नहीं तो कहाँ। बस 1 घंटे मेरे साथ सो जाओ, तुम्हारी दोपहर की क्लास में देर नहीं होगी। अनन्या, मैं बहुत नींद में हूँ, मुझे थोड़ा सो लेने दो। और उसकी सांसें धीमी होकर एक आरामदेह लय में बदल गईं। वह उसी पर टिका हुआ गहरी नींद में जा चुका था। अनन्या को आखिर समझ आ गया कि उसका मतलब क्या था। जब शौर्य ने कहा था कि मेरे साथ सो जाओ, तो उसका मतलब बिल्कुल सीधा और साफ था। लेकिन उसने खुद ही गंदा सोच लिया था। ये सोचकर वह खुद पर ही चौंक गई। अभी थोड़ी देर पहले तक वह सोच रही थी कि वह कितना बेशर्म और कितना डिसरिस्पेक्टफुल है, जबकि असल में सारी गलती उसकी अपनी खराब सोच की थी। किससे लेकर साथ सोने तक सब कुछ उसकी अपनी कल्पना थी। पता नहीं वह कब से ऐसी सोचने लगी थी। शुक्र था कि शौर्य सो चुका था और उसे कुछ पता नहीं चला, वरना वह उससे नजरें मिलाने लायक भी नहीं रहती। उसके गाल फिर से जलने लगे और बिना देखे ही उसे पता था कि वे लाल हो चुके हैं। वह आदमी उससे सटा हुआ था और उसके सामने वह खुद को बहुत छोटी और नाजुक महसूस कर रही थी। उसका चेहरा उसकी ठुड्डी के ठीक नीचे था और जरा सा हिलने पर उसके चेहरे से टकरा जाता। उसकी हर सांस के साथ वह उसका आकर्षण महसूस कर सकती थी। उसकी गर्म सांसें उसकी गर्दन को गुदगुदा रही थीं। कमरा बेहद शांत था और उसकी सांसों की आवाज़ साफ सुनाई दे रही थी। खिड़कियों से धूप अंदर आ रही थी और आंगन से कभी कभी चिड़ियों की आवाज़ आ रही थी। शौर्य! अनन्या ने धीरे से पुकारा। उसे यकीन ही नहीं हो रहा था कि वह इतनी जल्दी सो गया। यह बहुत ज़्यादा जल्दी था। वह 2 मिनट भी नहीं लेटा था और गहरी नींद में चला गया, जबकि उसने तो कहा था कि कम नींद में भी उसे दिन में नींद नहीं आती। लेकिन शौर्य ने कोई जवाब नहीं दिया और नहीं हिला। शौर्य, क्या सच में सो गए हो? उसने फिर से धीरे से कहा। उसे लगा जैसे उसका वजन उसे पिचका देगा। उसकी मांसपेशियों का भार कम नहीं था, फिर भी कोई प्रतिक्रिया नहीं आई। साफ था कि वह गहरी नींद में सो चुका था। अनन्या अजीब सी स्थिति में फंसी हुई थी। कोई ऐसे सोता है क्या? इतना बड़ा और भारी इंसान यूं उस पर आकर लेट गया था। उसे तो घुटन होने लगी। वह उसे हटाने के बारे में सोच ही रही थी कि उसके पहले के शब्द याद आ गए और वह ऐसा नहीं कर पाई। रहने दो। उसे इतनी सुकून की नींद शायद ही मिलती हो। वह बस थोड़ी देर सह लेगी और कुछ ही मिनटों बाद अनजाने में अनन्या खुद भी सो गई। जब उसकी आंख खुली तो वह कार में थी। शौर्य का सूट उसके ऊपर रखा था और वह बगल में गाड़ी चला रहा था। उसने आंखें खोली तो वह बोला, उठ गई? अच्छी नींद आई? अनन्या ने आंखें मलते हुए कहा, मैं भी सो गई थी। उसे पता ही नहीं चला कि वह कब सोई या उसने उसे कार में कब शिफ्ट किया। उसे तो उसके साथ जागकर बैठना था, लेकिन वह खुद लकड़ी की तरह सो गई थी। शौर्य मुस्कुराया और बोला कि जब मैं उठा तब तुम पहले से गहरी नींद में थी। मैंने 2 बार बुलाया, लेकिन तुम नहीं उठी, तो मुझे तुम्हें उठाकर कार में लाना पड़ा। यह सुनकर अनन्या शर्मिंदा हो गई। उसे तो रात में अच्छी नींद आई थी, फिर अब इतनी नींद क्यों आ रही थी? उसने उसकी तरफ देखते हुए पूछा कि क्या उसे अच्छी नींद मिली। वह पहले से ज़्यादा एनर्जेटिक लग रहा था। उसने कहा, हाँ, बहुत अच्छी। फिर मुस्कुराकर बोला, थैंक यू अनन्या। वो सिर्फ 1 घंटा था, लेकिन उसके लिए बहुत काफ़ी था। रात की 3-4 घंटे की नींद से भी बेहतर। न बीच में नींद टूटी, न कोई बुरा सपना आया, पूरी गहरी नींद थी। मुझे थैंक यू? अनन्या ने कंफ्यूज होकर पूछा, किस बात के लिए? तभी सामने सिग्नल रेड हो गया। उसने गाड़ी रोकी और गहराई से उसकी तरफ देखते हुए बोला, मेरे साथ सोने के लिए। उस 1 घंटे में मुझे बहुत आराम मिला। यह सुनते ही अनन्या जोर जोर से खांसने लगी। क्या वह थोड़ा कम अजीब ढंग से नहीं बोल सकता था? खांसते खांसते उसकी आंखों में पानी आ गया और उसने गंभीर होकर कहा कि वह नॉर्मल इंसान की तरह क्यों नहीं बोल सकता। उसके शब्दों से कोई भी गलत मतलब निकाल सकता है। शौर्य ने उसके लाल गाल और नाराज नज़र को देखा और उसे और भी क्यूट लगा। उसे शायद अंदाज़ा भी नहीं था कि उसकी गुस्से वाली शक्ल डरावनी नहीं बल्कि प्यारी लग रही थी। जैसे कोई छोटा सा बिल्ली का बच्चा जो जितना गुस्सा दिखाने की कोशिश करे उतना ही लोगों को छेड़ने का मन करे।
अनन्या शर्म से लगभग चिल्ला पड़ी कि वह जानबूझकर ऐसा बोल रहा है। शौर्य ने मासूम बनते हुए कहा कि अगर वह साफ नहीं बताएगी तो उसे कैसे पता चलेगा। फिर भौं उठाकर छेड़ते हुए बोला, बेबी, कहीं तुम गंदा तो नहीं सोच रही थी? क्या तुम्हें लगा मैं बिस्तर पर वो सब करने की बात कर रहा था? वैसे चाहत तो है, लेकिन ऐसी जगह पर मैं तुम्हें परेशान नहीं करता। उसकी ये बात सुनते ही अनन्या का पूरा चेहरा लाल हो गया। उसने गुस्से में कहा कि वह अब उससे बात नहीं करेगी और मुंह फेर लिया। उसे लगा शौर्य बहुत बुरा आदमी है, उसे पालतू जानवर की तरह छेड़ता रहता है, बिल्कुल भयानक। और वह सच में चुप रही। पूरे रास्ते कॉलेज तक उसने एक शब्द नहीं बोला। गाड़ी रुकते ही उसने सीट बेल्ट खोली, छोटा सा बाय कहा और उतरने लगी। तभी क्लिक की आवाज़ आई और दरवाज़ा लॉक हो गया। बगल से शौर्य हंसते हुए बोला, अभी भी नाराज़ हो? बेबी, मैं तो बस मजाक कर रहा था। क्या तुम मुझे जिंदगी भर इग्नोर करने वाली हो? अनन्या ने जैसे ही समझा कि दरवाज़ा नहीं खुल रहा, वह पलटकर उसे घूरने लगी और बोली, लॉक खोलो, मुझे उतरना है। शौर्य मुस्कुराया, मुझे किस करोगी तो छोड़ूंगा। वह झुंझला गई, मैं नहीं। लेकिन बोल पूरा होने से पहले ही उसने उसे अपनी बाहों में खींच लिया। शौर्य ने उसे लंबा सा किस किया और फिर उसके गाल को हल्के से दबाया। उसे बाहों में थामे रखना उसे बेहद अच्छा लग रहा था। वह सिर्फ उसे छेड़ना चाहता था, लेकिन जल्दी ही कंट्रोल खो बैठा। हल्के किस गहरे और ज़्यादा पैशनेट होते चले गए। कार के अंदर टेंशन नहीं बल्कि एक्साइटमेंट बढ़ने लगी। माहौल में चाहत भर गई। उनकी आवाज़ों से अनन्या शर्म से लाल हो गई। उसका शरीर ढीला पड़ गया, सांसें तेज हो गईं। वह उसकी शर्ट पकड़कर बटन खींचने लगी। शौर्य भी उत्तेजित हो गया। उसकी बाँह कमर से सरकती हुई उसके कपड़ों के अंदर जाने लगी। ओह नहीं! अचानक उसकी छाती पर ठंडक महसूस हुई और घबराकर उसने उसे धक्का दे दिया। शौर्य को होश आया। उसने ऊपर देखा, उसकी घबराई हुई शक्ल देखी और फिर उसकी नज़र उसके होंठों पर टिक गई। भारी सांसों के साथ उसकी आवाज़ भरी और धीमी थी, अब क्या करूं बेबी? अनन्या उसकी आंखों में देखने की हिम्मत नहीं कर पाई। क्या मतलब क्या करूं? शौर्य ने गहरी नज़र से देखा। मुझे भूख लगी है। तुम्हें भूख? अनन्या चौंकी। लेकिन हमने तो अभी लंच। वह रुक गई जब उसने उसका अजीब एक्सप्रेशन देखा। शौर्य, इस बार वह सच में घबरा गई। उसने दूरी बनाने की कोशिश करते हुए लगभग गिड़गिड़ा कर कहा, मुझे उतरना है, प्लीज़ मुझे उतरने दो बेबी। शौर्य ने उसकी कमर और कसकर पकड़ ली। डरो मत, मुझे तुम पसंद हो, इसलिए ऐसा रिएक्शन होता है। अच्छे से रहो और यूं हिलो मत, वरना मैं कंट्रोल खो बैठूंगा। अनन्या हिलने की हिम्मत नहीं कर पाई। वह उसकी बाहों में सख्त पड़ी रही। शौर्य भी तनाव में था। उसकी तेज सांसें वह साफ महसूस कर पा रही थी। कुछ मिनट बाद उसकी सांसें सामान्य हो गईं। अनन्या ने होंठ काटते हुए पूछा, अब ठीक हो? क्या अब मुझे उतरने दोगे? ये कुछ मिनट बहुत भारी थे। शौर्य ने उसके सिर पर हाथ फेरा और हल्का सा किस किया। जाओ, मैं तुम्हें हॉस्टल तक छोड़ूंगा। नहीं, मैं खुद। वह मना करने ही वाली थी कि उसकी आंखें गहरी हो गईं। तुम मुझे साथ चलने नहीं दोगी? क्या मैं तुम्हें शर्मिंदगी लगता हूं या तुम नहीं चाहती कि लोग हमें साथ देखें? ना, नहीं। अनन्या तुरंत बोल पड़ी। वह शर्मिंदगी कैसे हो सकता था? वह तो इतना शानदार था। लेकिन वही उसकी सबसे बड़ी परेशानी थी। पिछले 2 दिनों में उसकी वजह से कॉलेज में उसे और ज्यादा नजरें झेलनी पड़ी थीं। शौर्य ने बिना बहस की गुंजाइश छोड़े दरवाजा खोला। फिर चलो, मैं ही छोड़ूंगा। उतरते ही उसने उसका हाथ थाम लिया। उसकी हथेली बड़ी और गर्म थी। उसका हाथ थामे हुए उसे अजीब सा सुकून मिला, जैसे जिंदगी भर ऐसे ही हाथ थामे रहेंगे। वे कैंपस में चले। सूट में शौर्य किसी प्रोफेशनल एलीट जैसा लग रहा था। उसका हैंडसम चेहरा, अलग ही करिश्मा, लंबे पैर और परफेक्ट फिगर सबका ध्यान खींच रहे थे। लंबा कद हर जगह अलग दिखता था। रास्ते भर कई लड़कियां उसे देखकर फुसफुसाईं, ये कौन है? कितना हैंडसम है? क्या उसके साथ अनन्या है? अभी तो उसका आयुष से ब्रेकअप हुआ था। सुना है अनन्या ने धोखा दिया था। शायद यही आदमी है। आयुष तो अमीर और अच्छा था, ये बस दिखने में अच्छा है। पैसा है भी या नहीं? सुना है ब्रेकअप में आयुष ने उसे पैसे भी दिए थे।
कहीं ये बॉय टॉय तो नहीं? ब्रेकअप के बाद कई लोगों ने उसका मजाक उड़ाया था, सोचा था वह टूट जाएगी, लेकिन इतनी जल्दी इतना शानदार आदमी मिल जाएगा, यह किसी ने नहीं सोचा था। अनन्या ने ये सब नहीं सुना। शौर्य उसे हॉस्टल तक छोड़ लाया। जाओ, उसने हाथ छोड़ा। मैं यहीं खड़ा रहूंगा। ठीक है, आप भी ऑफिस लौट जाइए। हाथ छूटते ही उसे अजीब खालीपन महसूस हुआ। सिर्फ 10 मिनट हाथ थामे रहने से ही उसे आदत सी लग गई थी। उसने हाथ हिलाया। बाय। वह मुड़ ही रही थी कि उसकी आवाज़ आई। अनन्या। उसकी आवाज़ इतनी मुलायम थी कि दिल धड़क उठा। वह रुकी और पलटी। कुछ और। शौर्य एक कदम आगे बढ़ा, मुस्कुराते हुए उसे गले लगाया और बिना किसी और चाहत के सीधे तरीके से किस किया। अच्छा खाना, अच्छे से पढ़ना, अच्छी नींद लेना और मुझे मिस करना मत भूलना। मेरा फ़ोन तुम्हारे लिए 24 घंटे अवेलेबल है। अगर मुझे मिस करो तो कॉल कर लेना। अगर मुझे देखना चाहो तो मैं तुरंत तुम्हारे पास आ जाऊंगा। इस पल अनन्या को लगा जैसे उसकी धड़कन थम सी गई हो। शौर्य उसे ऊपर भेजने के बाद मुड़ा और चला गया। वह पार्किंग लॉट पहुंचा ही था कि जैसे ही वह अपनी कार में बैठने वाला था, एक लाल रंग की कायने आकर उसके सामने रुकी। कार का दरवाज़ा खुला और सफ़ेद ड्रेस पहने एक लड़की बाहर उतरी। उसके कंधों पर लंबा शॉल था और उसने परी जैसी नाजुक लेस ड्रेस पहन रखी थी, जिसे देखकर किसी का भी उसे प्रोटेक्ट करने का मन करे। उसके उतरते ही दूसरी तरफ से एक और लड़की उतरी। उसने छाता खोला और सफ़ेद ड्रेस वाली लड़की के पास आकर धीमी आवाज़ में शिकायत करने लगी। आज इतना गर्म क्यों है? ऐसा लग रहा है जैसे भुन जाऊंगी। रोहिणी, मुझे सच में समझ नहीं आता कि तुम्हें इस समय कॉलेज में वापस क्यों आना पड़ा। सफ़ेद ड्रेस वाली लड़की रोहिणी थी। कार से उतरते ही उसकी नज़र सामने एक लंबे कद के आदमी पर पड़ी। वह आदमी उसकी तरफ पीठ किए हुए था और एक लग्जरी लैम्बोर्गिनी स्पोर्ट्स कार की ओर बढ़ रहा था। उसने दरवाज़ा खोला और अंदर बैठ गया। उसी पल रोहिणी की धड़कन बेकाबू हो गई। यह वही था, वही आदमी जिसके साथ अनन्या रिवॉल्विंग रेस्टोरेंट में करीब थी। हालांकि उसने पहले उसका चेहरा नहीं देखा था, लेकिन सिर्फ उसकी पीठ देखकर ही वह पक्का जान गई कि वही आदमी है। बहुत कम मर्द होते हैं जो सिर्फ बैक व्यू से ही इतना गहरा असर छोड़ दें, और ये आदमी वह कभी नहीं भूल सकती थी। रोहिणी ने अंदाज़ा लगाया था कि अनन्या का नया बॉयफ्रेंड अमीर होगा, लेकिन करोड़ों की लैम्बोर्गिनी देखकर उसका संयम टूट गया, चाहे लिमिटेड एडिशन रोल्स रॉयस हो या लैम्बोर्गिनी। इससे साफ था कि यह आदमी सिर्फ अमीर ही नहीं बल्कि ताकतवर भी है। वह ज़रूर कोई बहुत बड़ा आदमी था। पहले उसने उसका नंबर नोट करवाकर जांच भी करवाई थी, लेकिन कुछ नहीं मिला। इस आदमी के बारे में कोई जानकारी नहीं थी, बिल्कुल कुछ भी नहीं। इसका मतलब था कि वह आम नहीं था और उसकी जानकारी हाई लेवल प्रोटेक्शन में थी। इस वक्त रोहिणी बिल्कुल शांत नहीं थी। आखिर कितना बड़ा आदमी होगा कि उसकी जानकारी तक छुपी हुई है? अनन्या ने आखिर किस लेवल का आदमी पकड़ लिया था? जैसे ही उसने सोचा कि शायद वह आदमी आयुष से भी ज़्यादा ताकतवर हो सकता है, उसका दिल और ज़्यादा बेचैन हो गया। इतने बेहतरीन आदमी आयुष को फंसाने में उसे कितनी मेहनत लगी थी और अनन्या उसे करियर और प्यार दोनों में आइडल मानती थी, लेकिन यह है अचानक सामने आया रहस्यमयी आदमी उसे खतरा लगने लगा। उसने देखा कि आदमी कार में बैठ चुका था और जैसे ही वह जाने वाला था, रोहिणी उसकी ओर बढ़ गई। रोहिणी, तुम कहाँ जा रही हो? पीछे उसकी मैनेजर ये देखकर चौंक गई और शक के साथ उसके पीछे चली। रोहिणी कार के पास पहुंची। खिड़कियां बंद